हेलो बच्चों, नमस्कार। जय सर्वोत्तम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ बेटा, कर रहे हो ना? चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में नर्वस सिस्टम तक का पोर्शन कॉकरोच का पढ़ लिया था। अपन उससे आगे मूव करते हैं। अपनी इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग बची है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। चलिए मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पे एनसीईआरटी ने कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 2 डायग्राम्स दिए हैं। एक दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं उन दोनों के दोनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करूंगा। आप बहुत ध्यान से हर एक बात को समझना, फिर वो सारे के सारे डायग्राम्स वाला पोर्शन इन थ्योरी से कोरिलेट में कर दूंगा। चलो भाई, मैं आगे। कोई दिक्कत है? नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए बेटा। मैंने आपसे कहा कि हम यहां पे बात कर रहे हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चले बेटा, कॉकरोच जो होता है वो कॉकरोच होता है डाइसियस। कैसा होता है? डाइसियस। डाइसियस वर्ड का मतलब होता है बच्चे यूनिसेक्सुअल। कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एनिमल अलग है और फीमेल एनिमल अलग। चले, तो कहने का मतलब पहले हम बात करना शुरू करते हैं, वो करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलें, तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट में हेडिंग भी डाली है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलें, मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये थ्योरी आप बेशक नोट कर लीजिए। मैं मूव करता हूं डायरेक्टली एनसीईआरटी के डायग्राम पे। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से पढ़ना। जितनी बात मैं बेटा इस डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, वो सारी की सारी बात आपको थ्योरी में लिखी हुई मिलेगी। चलें, शुरुआत करते हैं। देखिएगा बच्चे, इस डायग्राम को अपन देखें तो इस डायग्राम में क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक वर्ड टेस्टिस। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है टेस्टिस। यस कि नो? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस कॉकरोच जो होता है उस मेल कॉकरोच का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, प्राइमरी सेक्स organs are those organs which directly involve in gamete formation, or we can say which are responsible for gamete formation। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो टेस्टिस होता है, ये कॉकरोच में टेस्टिस होते हैं टोटल मिला के 2। एक टेस्टिस तो ये वाला एंड दूसरा टेस्टिस ये वाला। मतलब टेस्टिस कितने हुए? यहां पे टेस्टिस जो हुआ वो बेटा अपने पास हुआ 1 पेयर। कॉकरोच में टेस्टिस जो हुआ वो टेस्टिस कितना हुआ? टेस्टिस हुआ यहां पे बेटा 1 पेयर। अब ये टेस्टिस जो होता है, ये टेस्टिस कॉकरोच के एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कॉकरोच के एब्डोमेन वाले पार्ट में प्रेजेंट है टेस्टिस। जैसा कि क्लियरली एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि ये टेस्टिस जो होते हैं ये कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं? ये टेस्टिस जो होते हैं ये 4 to 6 नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? एब्डोमेन में। कितने हैं? 1 पेयर। कौन से? मैंने बोला ये प्रेजेंट है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। अब ये 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में तो है, लेकिन उन सेगमेंट की भी लेटरल सरफेस पे है। कौन सी साइड पे है? हमने बोला लेटरल। कौन सी साइड पे है? लेटरल साइड पे। मेरी यहां तक की बात क्लियर है? हमने बोला कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। कितने होते हैं? 1 पेयर। कहां पे प्रेजेंट है? एब्डोमेन के 4 to 6 सेगमेंट। मतलब 4th सेगमेंट, 5th सेगमेंट एंड 6th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। कौन सी साइड पे प्रेजेंट है? लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। अब मैंने जैसा बताया कि टेस्टिस मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्टिस वो जगह थी जहां पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था? गैमेट फॉर्मेशन का। इसलिए हमने बोला ये अपने पास है स्पर्म फॉर्मेशन साइट। स्पर्म
फॉर्मेशन साइट। तो जब भी बोले कि कॉकरोच में स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आप क्या बोलोगे, कॉकरोच में स्पर्म फॉर्मेशन की साइट कौन सी है बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन की साइट है टेस्टिस। चले, अब हर एक टेस्टिस में, इस वाले टेस्टिस में और इस वाले में, हर एक टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब जो स्पर्म टेस्टिस में बना, उस स्पर्म को लेके आना पड़ेगा, वो लेके आने पड़ेगा इस दूसरे पार्ट तक। इस दूसरे पार्ट को अपन बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। इस दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसाइकल। चले, तो यहां से जो स्पर्म बना टेस्टिस में, उसको लेके आना है सेमिनल वेसाइकल में। अब सवाल था कि सर सेमिनल वेसाइकल तो दिखाई नहीं पड़ रहा। बेटा वो इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि इस सेमिनल वेसाइकल को इस मशरूम लाइक ग्लैंड ने ढक लिया। किसने ढक लिया, इस मशरूम लाइक ग्लैंड ने ढक लिया। ये मशरूम लाइक ग्लैंड जो होती है, इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड। तो ये मशरूम ग्लैंड है, ये यूट्रिकुलर ग्लैंड है, ये किसके अराउंड प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सेमिनल वेसाइकल के अराउंड। किसके अराउंड प्रेजेंट है, सेमिनल वेसाइकल के अराउंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड। और इस मशरूम ग्लैंड का फॉर्मेशन टू टाइप्स की ट्यूब्यूल से होता है। पहली मेरे पास है स्मॉल ट्यूब्यूल एंड दूसरी मेरे पास है लॉन्ग ट्यूब्यूल। स्मॉल ट्यूब्यूल ये येलो कलर की जो सेंटर में है, ये है स्मॉल ट्यूब्यूल। बाहर की साइड ये व्हाइट कलर की ट्यूब्यूल है, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल। ये दोनों की दोनों ट्यूब्यूल मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, मशरूम ग्लैंड का। मशरूम ग्लैंड का, या इसी को बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। इसी को बोलते हैं बेटा मशरूम ग्लैंड, या इसी ग्लैंड को अपन बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। मेरी बात क्लियर है, चलो मैं आगे। अब ये यूट्रिकुलर ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड किसके अराउंड है, ये ग्लैंड प्रेजेंट है सेमिनल वेसाइकल के अराउंड। और सेमिनल वेसाइकल वो जगह थी जहां पे स्पर्म को स्टोर करते हैं, जहां पे स्पर्म को क्या करते हैं, स्टोर। तो हमने बोला कि सेमिनल वेसाइकल का काम था, वो अपने पास काम था स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। क्या काम था, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। अब सवाल यह था कि अपने पास स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हुआ, टेस्टिस में। जाके स्टोर किस में होंगे, सेमिनल वेसाइकल में। अब सेमिनल वेसाइकल में ये स्पर्म्स जो स्टोर होते हैं, ये होते हैं बेटा स्पर्मेटोफोर्म की फॉर्म में। स्पर्मेटोफोर्म की फॉर्म में। स्पर्मेटोफोर जो था उसकी फॉर्म में स्टोर हुए, क्या हुए, स्पर्म। अब सवाल दिमाग में आया कि सर आपने कहा कि स्पर्म जो था, उस स्पर्म ने बनाया स्पर्मेटोफोर। तो आप हमें यह बताइए कि ये स्पर्मेटोफोर था क्या। बच्चे होता यह है कि टेस्टिस से जो स्पर्म थे, वो स्पर्म जब सेमिनल वेसाइकल में पहुंचते हैं, तो सेमिनल वेसाइकल एक स्टिकी मटेरियल सिक्रेट करता है। उस स्टिकी मटेरियल से बहुत सारे स्पर्म एक दूसरे से क्या हो गए, चिपक गए, ग्लू हो गए, और वो एक दूसरे से चिपक के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और मैंने कहा एक बंडल ऑफ स्पर्म बनाते हैं, और उस बंडल ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। चले, सवाल एक और दिमाग में आया, सर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में, स्पर्म आके स्टोर हुए किसमें, सेमिनल वेसाइकल में। तो टेस्टिस से सेमिनल वेसाइकल में इन स्पर्म्स को लेकर कौन आया, बेटा इन स्पर्म को टेस्टिस से सेमिनल वेसाइकल में लेके आने का काम करती है डक्ट। इस डक्ट को बोलते हैं वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस जो होती है, ये अपने पास होती है 1 पेयर। कितने पेयर होती है, 1 पेयर। एक वाली आएगी, वो आएगी लेफ्ट वाले टेस्टिस से स्पर्म को लेके सेमिनल वेसाइकल में, और एक आएगी राइट वाले टेस्टिस से। मतलब एक तो ये वाली डक्ट और दूसरी ये वाली, टोटल मिला के कितनी हुई, 2। हर एक टेस्टिस से स्पर्म को सेमिनल वेसाइकल में कौन लेके आती है, वास डिफरेंस। तो जब भी पूछे कि वास डिफरेंस का काम क्या हुआ, वास डिफरेंस का काम हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसाइकल। चलो मैं आगे, वेरी
यहां तक की बात में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। नहीं है, मैं आगे चलूं। मैं यहां तक की बात को सबको एनसीईआरटी से कोरिलेट करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा मैंने बात बताया था आपको कि ये जो अपने पास मेल कॉकरोच है, इस मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। और वो टेस्टिस कितने हैं? इनमें प्रेजेंट है 1 पेयर टेस्टिस। कितने हैं? 1 पेयर टेस्टिस। और वो 1 पेयर टेस्टिस कौन से सेगमेंट में है? अपन ने बोला था 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। कौन सी सरफेस पे है? वो उसकी लेटरल साइड पे और लेटरल सरफेस पे है। पहली बात क्लियर है। अब हमने बोला था कि अपने पास ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस वो साइट थी जहां पे क्या हो रहा था? स्पर्म का फॉर्मेशन। तो इसीलिए मैं लिख दिया, ये क्या है मेरे पास? ये अपने पास है साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन साइट है वो मेरे पास होगी टेस्टिस। चले भैया, अब हमने कहा था कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकले बने वो जाके स्टोर होते सेमिनल वेसाइकल में। तो सेमिनल वेसाइकल तक स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कौन करती है? वो करती है ये स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वाश डिफरेंस। वाश डिफरेंस कितनी होती है बेटा? मैंने बताया था 1 पेयर। ये 1 पेयर थिन ट्यूब्यूल है जिसका काम है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू सेमिनल वेसाइकल। चले, अगली स्ट्रक्चर मेरे पास है, वो अपने पास है सेमिनल वेसाइकल। मैंने बताया था कि इस डायग्राम में मुझे सेमिनल वेसाइकल दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्योंकि उस सेमिनल वेसाइकल को किसने मास्क कर लिया? किसने ढक लिया? मशरूम ग्लैंड ने, जिसको बोलते हैं यूट्रिक्युलर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं यूट्रिक्युलर ग्लैंड। हाँ कि ना? तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है यहां पे सेमिनल वेसाइकल में, सराउंडेड बाई मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड से सराउंडेड होता है? मशरूम ग्लैंड से। चलो मैं आगे मशरूम ग्लैंड के बारे में मैं बात करूंगा, वो थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा। अभी केवल इतना याद रखना है, किसने सराउंड किया? मशरूम ग्लैंड। चले, मैंने बताया था कि सेमिनल वेसाइकल का क्या काम था? सेमिनल वेसाइकल का काम था स्पर्म को स्टोर करना, इसलिए हमने लिख दिया कि इसका काम है वो है स्पर्म को स्टोर करना। दूसरा, हमने क्या कहा कि सेमिनल वेसाइकल में एक स्टिकी मेटल सिक्रीट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म चिपक के एक बंडल बना लेते हैं, स्पर्म का बंडल बना लेते हैं, या मैं कहूं एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। और स्पर्मेटोफोर के रूप में स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमिनल वेसाइकल में क्या होते हैं? स्टोर। यस कि नो? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसाइकल एंड आर ग्लूड। ग्लूड वर्ड क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा कि स्पर्म आपस में किसकी वजह से चिपके स्टिकी मटेरियल से which is secreted by seminal vesicle। हाँ कि ना? ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल, और बंडल ऑफ स्पर्म को ही क्या बोल दिया? स्पर्मेटोफोर। अब सेमिनल वेसाइकल में स्पर्म जो स्टोर हुआ वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ? वो हुआ बेटा स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में। तो जब भी स्पर्म सेमिनल वेसाइकल से बाहर निकलेगा तो वो किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? वो बंडल ऑफ स्पर्म दैट इज स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में बाहर निकलेगा। इसीलिए लिखा है which are discharged during copulation, कि जब भी मेल एंड फीमेल कॉकरोच कोपुलेशन करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो मेल की बॉडी से जो स्पर्म आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? वो आएंगे बंडल की फॉर्म में, दैट इज स्पर्मेटोफोर को ही फीमेल की बॉडी में रिलीज किया जाएगा। हाँ कि ना? अब सवाल था कि सर ये स्पर्मेटोफोर कैसा दिखा? बेटा ये स्पर्मेटोफोर, हमने बोला कि अपने पास ये स्पर्म है, ये खूब सारे स्पर्म जो थे, ये खूब सारे स्पर्म आपस में हो गए फ्यूज। ये जो मेरे पास बन गए खूब सारे स्पर्म्स, ये ग्रुप ऑफ स्पर्म जो है, इसी को अपन ने बोल दिया क्या? स्पर्मेटोफोर। क्या बोल दिया? स्पर्मेटोफोर। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है?
याद रखना है बेटा, टेस्टिस 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट की लेटरल सरफेस पे होते हैं, 1 पेयर होते हैं। वास डिफरेंस भी 1 पेयर होती है। सेमिनल वेसाइकल केवल क्या होता है? एक। इसलिए मैं लिख दूं ये अपने पास है अनपेयर्ड, ये अपने पास है अनपेयर्ड। चले भैया नेक्स्ट, ये वाला आपने नोट कर लिया होगा। चले नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में। अब हम आपके सामने जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में एंड इस मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड के बारे में अपन ने बात किया था, हाँ कि ना? बहुत ध्यान से देखिएगा। इस डायग्राम पे दोबारा आते हैं बेटा, यहां पे अपने पास लिखी हुई है, ये रही इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये वाली येलो वाली डक्ट है, ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट। सवाल था कि सर इजैक्यूलेटरी डक्ट होती क्या है? बेटा इजैक्यूलेटरी डक्ट वो होती है जिससे सीमन का इजैक्यूलेशन हो, मतलब स्पर्म जो था वो कहां पे स्टोर था? स्पर्मेटोफोर के रूप में वो स्टोर था सेमिनल वेसाइकल में। तो सेमिनल वेसाइकल से स्पर्मेटोफोर का बॉडी के बाहर इजैक्यूलेट होना, उसी को बोलते हैं इजैक्यूलेशन। और इजैक्यूलेशन किसकी हेल्प से होगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट की हेल्प से, हाँ कि ना? तो ये इजैक्यूलेटरी डक्ट एग्जैक्टली में ओरिजिनेट हुई, अराइजेस हुई कहां से? सेमिनल वेसाइकल से। कहां से अराइजेस हुई? सेमिनल वेसाइकल से। और इस इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग जो है, उस ओपनिंग को ही बोलते हैं मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर। तो मेल जेनाइटल पोर और मेल गोनोपोर इज नोन एज ओपनिंग ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट। और इजैक्यूलेटरी डक्ट कहां से अराइज हुई, ओरिजिनेट हुई? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। कहां से ओरिजिनेटेड हुई? सेमिनल वेसाइकल से। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है इजैक्यूलेटरी डक्ट में कि अराइजेस फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल, पहली बात। और दूसरी बात क्या लिखा है? द इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। हमने पहले ही बताया था कि मेल जेनाइटल पाउच में एनस जो होता है वो तो होता है डोर्सल सरफेस पे, और मेल गोनोपोर जो होता है वो कौन सी सरफेस पे होता है? वेंट्रल सरफेस पे, या मैं कहूं एनस की वेंट्रल सरफेस पे होता है। और मेल गोनोपोर किसको बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट इज नोन एज मेल गोनोपोर। चलो भैया मैं आगे, मेरी यहां तक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पे, वो बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मशरूम ग्लैंड के बारे में। यहां पे देखिए, हमने यहां पे बताया था आपसे कि ये मेरे पास सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है स्मॉल ट्यूब्यूल येलो कलर का, एंड पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट है व्हाइट कलर का लॉन्ग ट्यूब्यूल। ये दोनों की दोनों ट्यूब्यूल मिलके किसका फॉर्मेशन कर रही है बेटा? ये दोनों की दोनों ट्यूब्यूल मिलके फॉर्मेशन कर रही है मशरूम ग्लैंड का। किसका फॉर्मेशन कर रही है? मशरूम ग्लैंड का। हम इस मशरूम ग्लैंड के बारे में ही बात करते हैं कि इस मशरूम ग्लैंड का क्या काम है। चले, और ये मशरूम ग्लैंड कहां पे लोकेटेड है देखिएगा बच्चे। ये जो अपने पास जिसको हमने बोला मशरूम ग्लैंड या यूट्रिकुलर ग्लैंड, ये मशरूम ग्लैंड जो होती है ये अपने पास लोकेटेड है कहां पे? 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में? 6, 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में लोकेटेड है। कौन सी ग्लैंड? मशरूम ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मशरूम ग्लैंड। फॉर्मेशन कितने टाइप की ट्यूब्यूल से? 2 टाइप की ट्यूब्यूल से। अब यही तो बात हमने यहां पे लिखी। क्या लिखी? मशरूम ग्लैंड जिसका नाम है यूट्रिकुलर ग्लैंड इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ ट्यूब्यूल। पहली थी अपने पास स्मॉल ट्यूब्यूल एंड दूसरी थी अपने पास लॉन्ग ट्यूब्यूल। यस कि नो? इस ग्लैंड को मशरूम ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि मशरूम लाइक अपीयरेंस की वजह से नोन एज मशरूम ग्लैंड। तो इसलिए बोला द कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड। ये मशरूम शेप्ड ग्लैंड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? मशरूम ग्लैंड। कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट? 6 and 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है।
ये एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। फंक्शन किसकी तरह करती है? एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। अब सवाल था कि सर इस मशरूम ग्लैंड का क्या फंक्शन था? बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे। हमने बोला कि मशरूम ग्लैंड जो है, इस मशरूम ग्लैंड में 2 टाइप के ट्यूब्यूल होते हैं। पहला है मेरे पास स्मॉल ट्यूब्यूल। ये स्मॉल ट्यूब्यूल जो होता है, इस स्मॉल ट्यूब्यूल का काम है स्पर्मेटोफोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? नरिशमेंट। तो इसलिए मैंने बोला ये क्या करती है? प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्मेटोफोर। शॉर्ट ट्यूब्यूल जो होती है, इनका काम है स्पर्मेटोफोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। कि जब स्पर्मेटोफोर सेमिनल वेसिकल में स्टोर्ड है तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसका काम हुआ? स्मॉल ट्यूब्यूल का। एंड ये दूसरे ट्यूब्यूल जो है, जिसको हमने कहा लॉन्ग ट्यूब्यूल, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या काम करती है? उन स्पर्मेटोफोर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग का। दैट इज फर्स्ट कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर। तो ये क्या काम करती है? हमने बोला ये करती है सिक्रीट्स फर्स्ट कवरिंग अराउंड स्पर्मेटोफोर। लॉन्ग ट्यूब्यूल का क्या काम है? स्पर्मेटोफोर के अराउंड फर्स्ट कवरिंग का सिक्रेशन करना। जबकि स्मॉल ट्यूब्यूल जो मशरूम ग्लैंड की है, उसका काम है बेटा स्पर्मेटोफोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। यस कि नो? हाँ कि ना? हमने कहा मशरूम ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। यहां तक की बात नोट किया? चलो मैं आगे नेक्स्ट। अब यहां से आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं फैलिक ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं बेटा कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। इसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड या इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। बच्चे ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में आएगा दोबारा। बच्चे यहां पे हमने देखा, इस डायग्राम में हमने यहां पे देखा कि अपने पास यहां पे ये जो ग्लैंड है, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्रेजेंट अबाउट द मशरूम ग्लैंड। इस ग्लैंड को ही बोलते हैं बेटा फैलिक ग्लैंड। तो जब भी पूछे कि फैलिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, फैलिक ग्लैंड इज लोकेटेड अबाउट द मशरूम ग्लैंड। किसके अबाउट लोकेटेड है? मशरूम ग्लैंड के अबाउट लोकेटेड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? फैलिक ग्लैंड। हाँ कि ना? और ये फैलिक ग्लैंड जो होती है, इस फैलिक ग्लैंड की ये वाली जो है, ये इस फैलिक ग्लैंड की डक्ट है, जिसको अपन बोलते हैं फैलिक डक्ट, जिसको अपन बोलते हैं फैलिक डक्ट। ये फैलिक डक्ट जो होती है, इसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है क्लोज टू, ध्यान रखना, क्लोज टू मेल गोनोपोर। किसके नजदीक ओपन होती है? मेल गोनोपोर। मतलब ये इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग है। इस ओपनिंग के नजदीक ही किसकी ओपनिंग प्रेजेंट है? फैलिक डक्ट की ओपनिंग प्रेजेंट है। और फैलिक डक्ट वो मटेरियल लेके आती है जिसका सिक्रीशन सिंथेसिस कौन करती है? फैलिक ग्लैंड। कौन करती है? फैलिक ग्लैंड। चले भैया अपना आगे। अब फैलिक ग्लैंड जो थी, इस फैलिक ग्लैंड का क्या काम था? देखिएगा यहां पे ये फैलिक ग्लैंड है। इस फैलिक ग्लैंड का काम है सिक्रीट थर्ड कवरिंग ऑफ स्पर्मेटोफोर। कि स्पर्मेटोफोर के अराउंड टोटल कितनी कवरिंग का सिक्रीशन हुआ? 3 कवरिंग का सिक्रीशन हुआ। तो वो थर्ड कवरिंग का सिक्रीशन किसने किया? फैलिक ग्लैंड ने किया। मैं डायग्राम बना के और इस बात को रिप्रेजेंट करता हूं, देखिएगा बेटा। हमने मान लिया अपने पास ये खूब सारे स्पर्मेटोफोर है। ये खूब सारे स्पर्मेटोफोर है। हमने बोला इन स्पर्मेटोफोर के अराउंड फर्स्ट कवरिंग, ये मेरे पास ग्रीन वाली है, ये मेरे पास है फर्स्ट कवरिंग। इसके बाद इसके अराउंड बनी सेकंड कवरिंग। हमने मान लिया ये ब्लू वाली है, ये है सेकंड कवरिंग। इसके बाद बनी थर्ड कवरिंग। हमने मान लिया ये येलो वाली है, ये येलो वाली है, इसके अराउंड
थर्ड कवरिंग। दोबारा से बनाता हूं, देखिएगा। हमने मान लिया कि अपने पास ये स्पर्मेटोफोर है, स्पर्मेटोफोर की फर्स्ट कवरिंग ये मान लिया अपने पास फर्स्ट कवरिंग। नेक्स्ट ये वाली अपने पास मान लीजिए सेकंड कवरिंग, ये वाली अपने पास मान लीजिए थर्ड कवरिंग। तो कहने का मतलब स्पर्मेटोफोर के अराउंड कितनी कवरिंग है? 3 कवरिंग। सबसे बाहर वाली कवरिंग ये मेरे पास है, ये अपने पास है थर्ड कवरिंग, जिसको अपन ने बोल दिया आउटर मोस्ट। तो बेटा ये थर्ड कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। इस थर्ड कवरिंग आउटर मोस्ट कवरिंग का सिक्रेशन कौन करती है? फैलिक ग्लैंड। तो इसका सिक्रेशन किसने किया? बाई फैलिक ग्लैंड। किसने किया? बाई फैलिक ग्लैंड। हाँ कि ना? नेक्स्ट हमने पहले ही बताया कि स्पर्मेटोफोर के अराउंड फर्स्ट कवरिंग ये मेरे पास ग्रीन वाली जो है ये मेरे पास है यहां पे प्रेजेंट फर्स्ट कवरिंग, दैट इज इनरमोस्ट कवरिंग। फर्स्ट कवरिंग जो थी उसका सिक्रेशन किसने किया? लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। किसने सिक्रेट किया? बाई लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। हाँ कि ना? अब सवाल था कि सर ये जो मिडिल वाली कवरिंग है ये वाली जिसको हमने कहा सेकंड कवरिंग, कौन सी कवरिंग? सेकंड कवरिंग। जो कौन सी थी? मिडिल वाली सेकंड कवरिंग, मिडिल कवरिंग। बेटा इस सेकंड कवरिंग मिडिल कवरिंग का सिक्रीशन करती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। कौन करती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इसका सिक्रीशन बाई इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो जब भी बोले कि बताओ स्पर्मेटोफोर के अराउंड कितनी कवरिंग होती है, आप बोलोगे 3 कवरिंग्स होती है। पहली कवरिंग का सिक्रेशन किसने किया? लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड ने। दूसरी कवरिंग का सिक्रेशन किसने किया? इजैक्यूलेटरी डक्ट ने। और तीसरी कवरिंग का सिक्रेशन किसने किया? फैलिक ग्लैंड ने। तो कहेगा बताओ आउटर मोस्ट कवरिंग इज सिक्रेटेड बाई, कहोगे फैलिक ग्लैंड। वो कहेगा बताओ इनर मोस्ट कवरिंग इज सिक्रेटेड बाई, आप कहोगे लॉन्ग ट्यूब्यूल ऑफ मशरूम ग्लैंड। वो पूछेगा बताओ मिडिल कवरिंग इज सिक्रेटेड बाई, आप कहोगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। हाँ कि ना? तो कौन सी कवरिंग सबसे पहले सिक्रेट हुई? फर्स्ट वाली। सबसे लास्ट में कौन सिक्रेट हुई? वो हुई अपने पास थर्ड वाली, विच इज सिक्रेटेड बाई मशरूम ग्लैंड। हाँ कि ना? ये थर्ड कवरिंग जो मशरूम ग्लैंड ने सिक्रेट की, ये सिक्रेट की एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन इन द फीमेल बॉडी, कि जब स्पर्म्स को कोपुलेशन के टाइम पे फीमेल की बॉडी में रिलीज किया गया, उस टाइम पे फैलिक ग्लैंड ने इस स्पर्मेटोफोर के अराउंड थर्ड कवरिंग का सिक्रेशन किया। चले भैया, मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वाले पॉइंट को डिस्कस करता हूं। बेटा हमने आपको बताया था कि मेल जेनाइटल जो चैम्बर होता है, उस मेल जेनाइटल चैम्बर में 3 चीजें होती है। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हमने आपसे बात की थी, हमने ये कहा था कि मेल जेनाइटल चैम्बर में सबसे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी आपसे मेल गोनोपोर के बारे में, जो कि वेंट्रल सरफेस पे था। डोर्सल सरफेस पे जो प्रेजेंट था वो प्रेजेंट था एनस। एंड तीसरी चीज हमने बोला था कि वेंट्रल साइड पे ही दिखाई पड़ रहा था, अपने पास दिखाई पड़ रहा था। वो क्या दिखाई पड़ रहा था? वो पड़ रहा था मेल गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर्स। मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये फेलोमियर्स या गोनेपोफाइसिस है, ये एसिमेट्रिकल काइटिनस प्लेट्स हैं। ये क्या है?
asymmetrical chitinous plate which is present around the male gonophore, जो किसको सराउंड करती है, जो सराउंड करती है मेल गोनोफोर को। तो मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, मेल में एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, मेल गोनेपोफाइसिस। मेल गोनेपोफाइसिस ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ मेल को, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया ऑफ मेल को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, मेल गोनेपोफाइसिस या मेल फैलोमियर। चले भैया, अब एक बार इतनी सी चीज नोट हो गई होगी। अब एक बार दोबारा से हम डायग्राम पे आ जाते हैं। देखिएगा, इस डायग्राम में अपने पास ये जो फैलोमियर्स है ये तीन दिखाए हुए हैं, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर और यहां पे लेफ्ट फैलोमियर्स। हाँ कि ना? चले, ये फैलोमियर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये फैलोमियर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को। अब इसके अलावा यहां है एनल सर्सस, जिसको अपन ने बोला था एनल सर्सी, जो कि वन पेयर थे, साउंड रिसेप्टर थे, जो कि 10वें टर्गम पे प्रेजेंट थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में थे। हाँ कि ना? इसके अलावा यहां पे है कोडल स्टाइल, जिसका दूसरा नाम था अपने पास एनल स्टाइल, कोडल स्टाइल या उसी का नाम था एनल स्टाइल। मैंने बताया था एनल स्टाइल भी वन पेयर है, जो कि मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है। जो क्या है बेटा, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, केवल मेल में प्रेजेंट है 9th वाले स्टर्नम पर। यस कि नो? हाँ कि ना? अब यहां पे टर्म आई मेरे पास टीटी लेटर्स। टर्म क्या आई, टीटी लेटर्स। हाँ कि ना? बेटा जैसे मेल जो था उस मेल में मेल गोनोपोर के अराउंड प्रेजेंट है ये फैलोमियर्स, मेल गोनेपोफाइसिस। सेम उसी तरह फीमेल में भी फीमेल जेनाइटल पोर के अराउंड प्रेजेंट होते हैं फैलोमियर्स। तो ये क्या काम करता है, ये फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल गोनोपोर के अराउंड प्रेजेंट फैलोमियर्स को रिमूव करने का काम करता है, ताकि फीमेल जेनाइटल पोर क्लियरली दिखाई दे और आसानी से वो स्पर्म को फीमेल जेनाइटल पोर के नजदीक इजैकुलेट कर पाए। काम किसका था, टीटी लेटर्स का। नेक्स्ट, दूसरा यहां पे टर्म दे रखी है स्यूडो पेनिस। बेटा स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पेनिस का मतलब होता है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। मींस ये एक फॉल्स मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल एंड फीमेल एनिमल को आपस में अटैच करने का काम करता है। कौन, स्यूडो पेनिस, स्यूडो पेनिस। चले भैया, तो यहां तक की बात है वो आप लोगों ने नोट कर ली होगी। चलो मैं आगे, अब हम मूव करते हैं इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन में, जिसको अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चले, मैं डायग्राम पे जाके बात करता हूं, फिर एक एक चीज को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी का ये डायग्राम उठाया। बिल्कुल ये का ये डायग्राम है। जैसे मैंने कहा था कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वन पेयर टेस्टिस है, सेम उसी तरह से फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो है वन पेयर ओवरी। क्या है बेटा, वन पेयर ओवरी। ये येलो कलर की जो स्ट्रक्चर है ये अपने पास क्या है, इधर ओवरी है। तो ये ओवरी जो है, ये ओवरी अपने पास होते हैं बेटा वन पेयर। ओवरी कितने बेटा, ये ओवरी जो होते हैं ये ओवरी होते हैं वन पेयर। चले, मैंने कहा कि ओवरी वन पेयर है, सवाल था सर ओवरी लोकेटेड कहां पर होते हैं। बेटा ओवरी भी फीमेल में एब्डोमेन पार्ट में ही लोकेटेड होते हैं। कौन से सेगमेंट में, 2 to 6 सेगमेंट में। ध्यान रखना, टेस्टिस थे 4 to 6 में, जबकि ओवरी है किस में, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये प्रेजेंट है 2 to 6
एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे। कौन सी सरफेस पे? सेम उसी सरफेस पे जिस सरफेस पे टेस्टिस थे, दैट इज लेटरल साइड। कौन सी साइड पे भैया? ये होते हैं लेटरल साइड पे। चले, अब ये ओवरी जो होता है, अगर ओवरी को देखें अपन तो हर एक ओवरी के अंदर ये खूब सारे ट्यूब्यूल्स है, जिसको अपन बोलते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियन डक्ट्स। ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स जो होती है, जिनको बोलते हैं ओवेरियोल्स, ये हर एक ओवरी में होती है 8 ओवेरियोल्स। कितनी होती है? 8 ओवेरियोल्स। तो एक ओवरी ये, एक ओवरी ये, तो बोथ ओवरीज में कितनी ओवेरियोल्स? हमने बोला यहां पे कि अपने पास 1 ओवरी बराबर 8 ओवेरियोल्स। तो 2 ओवरी में कितनी हुई? 2 ओवरी में हुई बेटा 8 इधर और 8 इधर, टोटल मिला के हुई 16 ओवेरियोल्स या 16 ओवेरियन डक्ट्स। अब हमने देखा कि ये जो ओवेरियन डक्ट है, जो ओवरी के अंदर है, इन ओवेरियन डक्ट के अंदर ऐसे, ये लीजिए, ये एक चेन सी प्रेजेंट है, ऐसे हर एक डक्ट में इस तरह की चेन प्रेजेंट थी। ये चेन क्या थी बेटा? ये चेन है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, क्योंकि ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये वो जगह थी जहां पे फीमेल गैमेट, दैट इज किसका फॉर्मेशन हो रहा था? ओवा का। इसलिए मैंने बोला ये क्या है? ये अपने पास है चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो मैं कह दूं कि ओवरी मेरे पास है, ये साइट ऑफ एग फॉर्मेशन है, एग फॉर्मेशन साइट है। तो मेरे पास ये, हमने बोला ये अपने पास है एग फॉर्मेशन साइट। एग फॉर्मेशन साइट क्या है बेटा? ओवरी। ध्यान से देखना, फीमेल में ओवरी कितना? 1 पेयर। कौन से सेगमेंट पे? एब्डोमेन के 2 to 6 नंबर सेगमेंट पे। कौन सी सरफेस पे? लेटरल साइड पे। एक ओवरी में कितनी ओवेरियन डक्ट? ओवेरियन डक्ट या ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल्स? 8। तो दोनों ओवरी में टोटल 16। ओवरी में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन। और हर एक ओवेरियोल या ओवेरियन डक्ट जो है, ओवेरियन ट्यूब्यूल जो है, उस ओवेरियन ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। हाँ कि ना? तो अब मैंने कहा कि हर एक ओवेरियन जो ट्यूब्यूल है, उसके अंदर चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा है। मतलब एक बार में हर एक ओवेरियोल में एक एग का फॉर्मेशन होगा। तो एक पूरे के पूरे ओवरी में कितने एग बनेंगे? 8। क्यों? क्योंकि एक ओवरी में कितनी ओवेरियोल्स है? 8। तो 8 एग्स बनेंगे लेफ्ट वाले में और 8 बनेंगे राइट वाले में। तो मैं कहूं कि कॉकरोच में एट ए टाइम टोटल कितने एग्स का फॉर्मेशन होता है? टोटल मिला के 16 एग्स का फॉर्मेशन होता है एट ए टाइम। मेरी यहां तक की बात में कोई दिक्कत? इतनी सी बात आप डायग्राम में नोट कर सकते हैं। चले, अब मैं एनसीईआरटी की लाइंस को कोरिलेट कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। कितने ओवरीज है? 2 का मतलब कितने हुए बेटा? 1 पेयर। पहली बात 1 पेयर। दूसरी बात, लाइन लेटरली कौन सी सरफेस पे है? लेटरल साइड पे। कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में है? 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो मैं आगे। अब मैंने कहा था हर एक ओवरी में कितनी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स है या ओवेरियोल्स है? 8। तो ये क्या कर रहा है? ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। मैंने कहा था हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल में क्या है? डेवलपिंग चेन ऑफ ओवा। इसलिए लिख रहा कि ओवेरियन ट्यूब्यूल कंटेनिंग ए चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा।
डेवलपिंग ओवा की चेन है, इसीलिए तो मैंने डायग्राम में लिखा ये क्या है, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, ये बना रखा है यहां पे। चलो हाँ कि ना। अब देखिए हमने बोला कि दोनों के दोनों ओवरीज में एट ए टाइम कितने एग का फॉर्मेशन होगा, 16 एग्स का। क्यों? 8 एग्स का फॉर्मेशन होगा लेफ्ट ओवरी में, 8 एग्स का फॉर्मेशन होगा राइट ओवरी में, तो एट ए टाइम दोनों में कितना हुआ, 16 एग्स का फॉर्मेशन। अब वो एग्स जो थे वो ओवरी से निकल के आएंगे बेटा, वो आएंगे इस ओवी डक्ट में। किस में आएंगे, इस ओवी डक्ट में। ओवरी से निकल के किस में आएंगे, इस ओवी डक्ट में। और ये ओवी डक्ट जो होती है ये होती है बेटा 1 पेयर। ये भी कितनी होती है, 1 पेयर। मतलब लेफ्ट वाले ओवरी से ओवा को लेके आने वाली डक्ट एंड राइट वाले ओवरी से ओवा को लेके आने वाली डक्ट, तो टोटल मिला के कितनी डक्ट हुई, 2। ये दोनों की दोनों है मेरे पास ओवी डक्ट, दैट इज 1 पेयर। हमने देखा कि एक ओविडक्ट ये और एक ओविडक्ट ये दोनों की दोनों ओविडक्ट यहां पे मिल गई। जब दोनों की दोनों ओविडक्ट आपस में फ्यूज हो गई तो उन्होंने बनाई एक कॉमन डक्ट, और उस कॉमन डक्ट को ही अपन बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना। तो वेजाइना का फॉर्मेशन किससे हुआ, बाय द फ्यूजन ऑफ ओविडक्ट्स। लेफ्ट एंड राइट ओविडक्ट्स जो थी उनके फ्यूजन से क्या बनी, वेजाइना। क्या बनी, वेजाइना। अब इस वेजाइना की ओपनिंग को ही हम बोलते हैं फीमेल गोनोपोर। फीमेल गोनोपोर। तो हमने बोला कि अपने पास ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज नोन एज फीमेल गोनोपोर। Opening of vagina is known as female gonophore। चले भैया आगे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है भैया, आगे देखिए। अब बच्चे यहां पे एक टर्म आप और देख रहे हैं, इस टर्म को अपन बोलते हैं स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका आपको बता दूं कि ये स्पर्मेथिका जो होता है बेटा ये भी होता है 1 पेयर। स्पर्मेथिका कितने पेयर होता है, 1 पेयर। और ये होता है अपने पास 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में है, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में 1 पेयर स्पर्मेथिका प्रेजेंट है। अब सवाल था कि इस स्पर्मेथिका का क्या काम है। बेटा जब मेल और फीमेल ने कोपुलेशन किया तो मेल ने जो स्पर्मेटोफोर्स था उनको कहां रिलीज कर दिया, फीमेल की बॉडी में। अब फीमेल की बॉडी में उन स्पर्मेटोफोर्स को स्टोर करने का काम किसने किया, स्पर्मेथिका ने। तो स्पर्मेथिका का क्या काम था, इसका काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोफोर इन फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को स्टोर करने का काम, स्पर्मेटोफोर्स को स्टोर करने का काम किसका था, स्पर्मेथिका का। चलो भैया मैं आगे, हां कि ना। अब यहां पे अपने पास ये एक ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है इस ब्रांच स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं कोलेटेरियल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, कोलेटेरियल ग्लैंड। ये कोलेटेरियल जो ग्लैंड है, इस कोलेटेरियल ग्लैंड का काम है बेटा ऊथिका का फॉर्मेशन करना। क्या काम करती है ये करती है ऊथिका फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करती है, ऊथिका का। अब सवाल यह था कि ये ऊथिका क्या होता है, और ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो है, ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो है ये ऊथिका का फॉर्मेशन किसके अराउंड करती है। मैं 1 मिनट में बताता हूं। पहले जितनी बात मैंने यहां एक्सप्लेन की है मैं उन सारी बातों को एनसीईआरटी से कोरिलेट करता हूं। चले भैया अपना आगे देखिएगा। हमने बात की है बेटा ओविडक्ट की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
बता चुका हूं कि ओविडक्ट का क्या काम है, ओवरीज से ओवा को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसीलिए लिखा कि ये अपने पास क्या होती है, वन पेयर। कहां से निकली, ओवरीज से निकली। क्या लेके आई ओवरीज से, ओवा। चले, दोनों ओवरीज में एक बार में कितने ओवा का फॉर्मेशन हुआ, टोटल मिला के 16 ओवा का फॉर्मेशन हुआ। चले, अब ये ये मेरे पास थी वन पेयर, मतलब एक लेफ्ट ओविडक्ट एंड दूसरी राइट ओविडक्ट। दोनों ओविडक्ट ने फ्यूज होके क्या बनाया, कॉमन ओविडक्ट, जिसको बोला वेजाइना। तो इसलिए हमने बोला बोथ ओविडक्ट यूनाइट इनटू ए सिंगल मेडियन ओविडक्ट, और उस सिंगल मेडियन ओविडक्ट को क्या बोलते हैं, वेजाइना। इस वेजाइना की ओपनिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गोनोपोर। और ये वेजाइना कहां जाके ओपन होती है, जेनाइटल चैम्बर में। कहां पे, जेनाइटल चैम्बर में, हाँ कि ना। हमने बताया था कि फीमेल जेनाइटल पाउच जो होता है, उस फीमेल जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन होता है वो 7th, 8th एंड 9th टर्गम से होता है, हां कि ना। 7th, 8th एंड 9th जो अपने पास टर्गम था, उस टर्गम ने फॉर्मेशन किया था किसका भैया, फीमेल जेनाइटल पाउच का। अरे हां, बताओ। नहीं, बात क्या हो गई, गलत बात हो गई। क्यों, क्योंकि वो टर्गम नहीं था, वो क्या था बेटा, स्टर्नम। तो ये बात दिमाग में बैठा लेनी है कि फीमेल जेनाइटल पाउच जो होता है उसका फॉर्मेशन टर्गम से नहीं, किससे होता है, स्टर्नम से होता है। किससे होता है बेटा, स्टर्नम से। मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये बात एक्सप्लेन की थी कि 7th स्टर्नम जो होता है वो लार्जेस्ट एंड बोट शेप होता है। 7th स्टर्नम अलोंग विद 8th एंड 9th स्टर्नम फॉर्मेशन करता है फीमेल जेनाइटल पाउच का। क्या आपको याद आया, तो ध्यान रखना, सवाल ऐसे ही पूछेगा। कैसे, कि फीमेल जेनाइटल पाउच जो होता है या फीमेल जेनाइटल चैम्बर जो होता है, उस पाउच और चैम्बर का फॉर्मेशन 7th, 8th एंड 9th स्टर्नम से होता है। और तुम्हारे दिमाग में 7th, 8th और 9th तो रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा कि वो टर्गम है कि स्टर्नम। होता किससे है, स्टर्नम से। सवाल में पूछ लेगा टर्गम, तो बात क्या हो जाएगी, गलत। बात क्या हो जाएगी बेटा, गलत, हां कि ना। सिमिलरली वो सवाल पूछ लेगा, बताओ मेल जेनाइटल चैम्बर जो होता है, मेल जेनाइटल पाउच जो होता है, उस मेल जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन किससे होता है, फॉर्मेशन किससे होता है, हाँ कि ना। तो याद रखना है, मेल जेनेटल पाउच में अपने पास जो होता है वो भी दो चीजें हैं। वो कितनी चीजें बेटा, दो चीजें। वहां पे टर्गम भी है एंड स्टर्नम भी है, टर्गम भी है और स्टर्नम भी है। डोर्सल सरफेस पे तो होता है 9th एंड 10th टर्गम, एंड वेंट्रल सरफेस जो होती है उस पे होता है 9th स्टर्नम। बहुत ध्यान से देखना। तो हमने बोला कि वेजाइना ओपन इनटू जेनाइटल चैम्बर, हाँ कि ना। और ये जेनाइटल चैम्बर किसका पार्ट, जेनाइटल पाउच का पार्ट। और जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन किसमें, मैंने बोला है किसका पार्ट, ये अपने पास है जेनाइटल पाउच का पार्ट। और जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन किससे, 7th प्लस 8th प्लस 9th स्टर्नम से। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, यस कि नो। तो वेजाइना कहां खुलती है, जेनाइटल चैम्बर में खुलती है। चले नेक्स्ट अपने पास टर्म है, वो अपने पास है स्पर्मेथिका। मैंने अभी बताया
ये स्पर्मेथिका कौन से सेगमेंट पे बेटा बताओ? कौन से पे? सिक्स्थ सेगमेंट पे। कौन से सेगमेंट पे? सिक्स्थ सेगमेंट पे। और ये सिक्स्थ सेगमेंट किसका? एब्डोमेन का। किसका? एब्डोमेन का। स्पर्मेथिका जो होते हैं ये कितने पेयर? मैंने अभी डायग्राम में बताया था कितने पेयर? 1 पेयर। चलो मैं आगे। और ये स्पर्मेथिका भी कहां ओपन होते हैं? जहां पे वेजाइना ओपन होती है। वेजाइना कहां पे? जेनेटल चैम्बर में। जेनेटल चैम्बर किसका पार्ट? जेनेटल पाउच का। जेनेटल पाउच का फॉर्मेशन किससे? 7th 8th एंड 9th स्टर्नम के फ्यूजन से। यस कि नो? हाँ कि ना? तो ये कहां पे ओपन हुआ? ये भी ओपन हुआ जेनेटल चैम्बर में। इसका काम क्या है? मैंने बताया इसका काम है फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स को स्टोर करना। किस फॉर्म में? स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में। और ये जो स्पर्मेटोफोर है जो यहां पे स्टोर होता है उस पे कितनी कवरिंग होती है? कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स। 3 कवरिंग्स। तो ध्यान रखना सेमिनल वेसाइकल का काम भी स्पर्मेटोफोर को स्टोर करना था, लेकिन कहां पे? मेल की बॉडी में। और वहां पे स्पर्मेटोफोर कितनी कवरिंग से कवर्ड होता है? सिंगल कवरिंग से। जबकि स्पर्मेथिका में स्पर्मेटोफोर्स आर कवर्ड बाय 3 कवरिंग्स। हां कि ना? अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इस स्पर्मेथिका में ये जो स्पर्मेटोफोर्स है इनकी ऑल 3 कवरिंग्स जो थी वो हो जाएगी डिसॉल्व। एंड जो स्पर्मेटोफोर था उससे सारे के सारे स्पर्म्स जो थे वो हो जाएंगे सेपरेट। एंड उन स्पर्म्स को देन ये रिलीज कर देगा ओवा के पास और स्पर्म्स ओवा से हो जाएंगे फ्यूज। यस कि नो? इसीलिए एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है कि स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। कि स्पर्म को ट्रांसफर जो करेगा वो किसके थ्रू करेगा? स्पर्मेटोफोर के थ्रू करेगा। हां कि ना? चले भैया, यहां तक की बात क्लियर है? आगे देखिए तो आगे अपने पास है कोलेटेरियल ग्लैंड। बेटा कोलेटेरियल ग्लैंड मैंने बताया था कितने पेयर? अभी 1 पेयर। अभी डायग्राम में बताया इस वाले डायग्राम में कि ये कोलेटेरियल ग्लैंड जो है ये कितनी है? 1 पेयर। एक इधर और एक इधर। टोटल कितने पेयर? 1 पेयर। और इनका काम क्या है? ऊथिका का फॉर्मेशन। तो इसीलिए तो ये बात हमने बात की कि कोलेटेरियल ग्लैंड जो था ये कोलेटेरियल ग्लैंड का क्या काम है? ऊथिका का फॉर्मेशन। किसके अराउंड? फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड। किसके अराउंड भैया? फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड ऊथिका का फॉर्मेशन करना किसका काम है? कोलेटेरियल ग्लैंड का। अब आते हैं डायग्राम पे। देखिएगा ये मेरे पास डायग्राम है। इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो बेटा इस डायग्राम में ये जो अपने पास स्पर्मेथिका है इसकी ओपनिंग है, ये रेड वाली ओपनिंग, ये किस में ओपन हो रहा है? जेनेटल चैम्बर में। ये जो मेरे पास कोलेटेरियल ग्लैंड्स है इन कोलेटेरियल ग्लैंड्स की ओपनिंग है ये ब्लैक वाली, ये भी कहां ओपन हो रही है? इस जेनेटल चैम्बर में। मैंने बताया जेनेटल चैम्बर किसका पार्ट? जेनेटल पाउच का। और जेनेटल पाउच का फॉर्मेशन 7th प्लस 8th प्लस 9th स्टर्नम से। चलें। एंड इसके अलावा हम बात करें ये अपने पास ग्रीन वाली ओपनिंग है, ये फीमेल गोनोफोर दैट इज वेजाइना की ओपनिंग है। और ये तीनों की तीनों चीजें जाके कहां ओपन हो रही है? ये ओपन हो रही है जेनेटल चैम्बर में। इसलिए ध्यान रखना फीमेल जेनेटल चैम्बर्स में टोटल कितनी ओपनिंग्स? 3 ओपनिंग्स। फीमेल गोनोपोर की ओपनिंग, स्पर्मेथिका की ओपनिंग एंड कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग। हाँ कि ना? अब इसका ये आगे वाला जो पार्ट है इस आगे वाले पार्ट को बोलते हैं वेस्टिबुलम। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलम। वेस्टिबुलम प्लस जेनाइटल चैम्बर दोनों को मिला के बोलते हैं जेनाइटल पाउच। क्या बोलते हैं? जेनाइटल पाउच। और इस वेस्टिबुलम वाले पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं क्या बेटा? गोनेपोफाइसिस। तो कहने का मतलब मेल में भी गोनेपोफाइसिस है, फीमेल में भी गोनेपोफाइसिस है। और गोनेपोफाइसिस है क्या? एसिमेट्रिकल काइटिनस प्लेट है जो कि मेल एंड फीमेल में मेल गोनोफोर एंड फीमेल गोनोपोर को सराउंड करने का, उनको कवर करने का काम करती है। कौन? गोनेपोफाइसिस।
चलो भैया, मैं इस डायग्राम में जितनी बातें हैं उनको नोट कीजिएगा। मुझे आपको यह बताना है कि कोलेटेरियल ग्लैंड जो है वो ऊथिका का फॉर्मेशन करती है। तो ये ऊथिका क्या होता है? चले भैया देखें, हमने ये बोला कि ये फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड कोलेटेरियल ग्लैंड किसका फॉर्मेशन करती है? ऊथिका का। अब अगली हेडिंग है ये अपने पास, क्या है? ऊथिका। बच्चे सवाल था कि ऊथिका है क्या? बच्चे हमने मान लिया कि अपने पास ये खूब सारे फर्टिलाइज्ड एग हैं। ये अपने पास फर्टिलाइज्ड एग है। इन फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड एक कवरिंग का सिक्रीशन कर देती है। कौन? कोलेटेरियल ग्लैंड। ये लीजिए, हमने बोल दिया ये कितने सारे फर्टिलाइज्ड एग थे, इनके अराउंड ये कवरिंग बना दी। ये जो कवरिंग बनाई है मैंने ग्रीन कलर की, इस ग्रीन कलर की कवरिंग को ही अपन बोलते हैं बेटा ऊथिका। इसको क्या बोलते हैं? ऊथिका। और ये जो मेरे पास ऊथिका के अंदर प्रेजेंट है, ये मेरे पास क्या है? ये अपने पास है फर्टिलाइज्ड एग्स। ये फर्टिलाइज्ड एग्स है, इनके नंबर होते हैं बेटा 14 to 16 एग्स। कितने एग्स है? 14 to 16 एग्स। तो मैं कहूं कि ऊथिका एक प्रोटीनस कवरिंग है किसके अराउंड? अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग विच इज सिक्रेटेड बाय कोलेटेरियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? कोलेटेरियल ग्लैंड। तो एक ऊथिका जो होता है उसमें कितने फर्टिलाइज्ड एग हो सकते हैं? 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग एक ऊथिका में होते हैं। चले, अब सवाल था सर ये ऊथिका जो था इसका साइज कितना था, एंड इस ऊथिका का कलर कैसा था? बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा कि ऊथिका एक कवरिंग है, कैप्सूल है अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग, और एक ऊथिका में कितने एग्स? 14 to 16 एग। ये ऊथिका जो होता है, ये ऊथिका का कलर होता है, वो कलर होता है डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कलर होता है। एंड इनका साइज होता है, वो होता है लगभग 3/8 इंच, 3/8 इंच या 8 mm लॉन्ग होता है। 3/8 इंच का या 8 mm क्या होता है? लॉन्ग ऊथिका। चले, अब ये ऊथिका जो होता है, एक फीमेल जो होती है, ये अपने पूरे लाइफ स्पैन में कुल ऊथिका बना सकती है। वो बना सकती है 9 to 10 ऊथिका। एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में मैक्सिमम कितने ऊथिका का फॉर्मेशन करती है? 9 to 10। हाँ कि ना? तो कॉकरोच है, उस कॉकरोच का लाइफ स्पैन लगभग 10 से 12 महीने का होता है। उस 10 से 12 महीने के टाइम में टोटल कितने ऊथिका एक फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है? 9 to 10 ऊथिका एक फीमेल प्रोड्यूस कर सकती है। चले, अब ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग है कितने? 14 to 16। अब फीमेल क्या काम करती है? इस ऊथिका को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करेगी। किस जगह पे जाकर रिलीज करेगी? एक ऐसी जगह जहां पे न्यूट्रिएंट्स खूब सारा हो और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। न्यूट्रिएंट्स खूब सारे हो, फूड मेटेरियल खूब सारा हो, एंड थोड़ी सी क्या हो? ह्यूमिडिटी। तो ये जनरली कहां जाती है? किसी भी वॉल में कहीं क्रैक वगैरह है, उस क्रैक वगैरह वाली जगह पे जहां ह्यूमिडिटी भी है एंड खूब सारे न्यूट्रिएंट्स है, वहां जाके ये इस ऊथिका को क्या कर देती है? रिलीज। धीरे 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 एग में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, और उसके बाद ये ऊथिका जो था ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? बर्स्ट। और इसमें से कॉकरोच का जो निम्फ था वो निम्फ होने लगता है, वो होने लगता है रिलीज। हां कि ना? हां कि ना? तो यही बात एनसीईआरटी ने लिखी। क्या लिखी है? कि ऊथिका के बारे में बात कर रहा है। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सुटेबल सरफेस यूजुअली इन ए क्रैक ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर ए फूड सोर्स। जहां पे फूड मेटेरियल खूब सारा हो, उस फूड सोर्स के नजदीक जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ये इस
ऊथिका को क्या कर देती है बेटा, इस ऊथिका को ड्रॉप कर देती है, बॉडी से बाहर रिलीज कर देती है। चले भैया अपना आगे, इतनी सी बात को आप नोट कर लीजिए। कर लिया? चले आगे। देखिए तो अंत में हम बात करके चलते हैं, वो बात करते हैं कॉकरोच में डेवलपमेंट। कॉकरोच में डेवलपमेंट बेटा ध्यान रखना, कॉकरोच जो था उस कॉकरोच में निम्फ स्टेज प्रेजेंट है। कौन सी स्टेज प्रेजेंट है? निम्फ स्टेज। हम कौन से कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में। तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना में जो डेवलपमेंट होता है वो होता है प्यूरोमेटाबोलस। प्यूरोमेटाबोलस मतलब यहां पे मेटामॉर्फोसिस तो होता है लेकिन वो होता है इनकम्प्लीट। प्यूरोमेटाबोलस में क्या होता है बेटा, इसमें अपने पास होता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। प्यूरोमेटाबोलस में क्या होता है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। किसमें? प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट में। कैसे होता है बच्चे? कॉकरोच जो होता है उस कॉकरोच में निम्फ स्टेज प्रेजेंट है। हमने बोला ये कॉकरोच का निम्फ है। ये निम्फ जो होता है ये इसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एडल्ट की सिमिलर है, बस कुछ ही चीजें हैं जो एडल्ट में और निम्फ में क्या है, अलग है। हाँ कि ना? मतलब लार्वा तो 100% डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है एज कंपेयर टू एडल्ट, बट निम्फ में मोस्टली स्ट्रक्चर ऑफ निम्फ इज सिमिलर टू एडल्ट, बस माइनर डिफरेंसेस होता है। तो ये निम्फ जो होता है, ये निम्फ जब बदलता है एडल्ट में, किसमें बदलता है? निम्फ। निम्फ जब बदलेगा एडल्ट में, तो निम्फ को एडल्ट में बदलने के लिए यहां पे लगभग 13 मोल्टिंग होती है। कितनी मोल्टिंग होती है? 13 मोल्टिंग्स। कितनी मोल्टिंग्स होती है? लगभग 13 मोल्टिंग होती है। हाँ कि ना? तो 13 मोल्टिंग की वजह से निम्फ किस में बदलता है बेटा? एडल्ट में बदलता है। हाँ कि ना? अगर लार्वा था, वो लार्वा एडल्ट में बदलता तो मैं कह देता उसमें मेटामॉर्फोसिस हुआ, वो हुआ कंप्लीट, क्योंकि लार्वा की स्ट्रक्चर जो होती है वो एडल्ट से 100% क्या होती है? डिफरेंट। जबकि ये निम्फ था, इसकी स्ट्रक्चर जो थी वो लगभग 70% के आसपास किसके सिमिलर थी? एडल्ट के सिमिलर थी। केवल 25-30% ही दोनों की स्ट्रक्चर में क्या था? डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं हुआ। क्या हुआ? इनकम्प्लीट। और इसी को हमने बोल दिया प्यूरोमेटाबोलस डेवलपमेंट। तो पूछेगा बताओ कॉकरोच में डेवलपमेंट कैसा है? आप कहोगे प्यूरोमेटाबोलस। क्यों? क्योंकि कॉकरोच में कौन सी स्टेज प्रेजेंट है? निम्फ स्टेज प्रेजेंट है। कौन सी स्टेज प्रेजेंट है? निम्फ। और ये निम्फ स्ट्रक्चरली ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके? एडल्ट के। निम्फ को एडल्ट में बदलने के लिए कितनी मोल्टिंग करवानी पड़ेगी? 13 मोल्टिंग करवानी पड़ेगी। कितनी मोल्टिंग करवानी पड़ेगी? 13 मोल्टिंग करवानी पड़ेगी। हाँ कि ना? चले। अब ये निम्फ जो होता है इसमें तो विंग्स पैड, यहां पे वेल डेवलप्ड विंग्स नहीं होते। जो निम्फ है उसमें वेल डेवलप्ड विंग्स नहीं होते, केवल विंग्स पैड प्रेजेंट है। जबकि एडल्ट जो होता है उसमें विंग्स जो होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट। यही बातें लिख रखी है, मैं बता देता हूं, सुनिएगा। लिखा है इसने सेकंड पॉइंट में, द निम्फ्स लुक वेरी मच सिमिलर टू एडल्ट। मैंने कहा कि निम्फ ऑलमोस्ट एडल्ट के सिमिलर है। अगली लाइन में देखना, निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स। मैंने ये तो बोला कि निम्फ में कितनी मोल्टिंग होगी? 13 मोल्टिंग। तब वो क्या बनाएगा? एडल्ट। अगले में देखना, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फ हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेज हैव विंग्स। मतलब निम्फ में जब तक 12 मोल्टिंग होती है तब तक क्या होते हैं? विंग्स पैड ही होते हैं। और जो ही 13वीं मोल्टिंग हो जाएगी उसमें, तो 13वीं मोल्टिंग के बाद वो किसमें बदल जाएगा? एडल्ट में। और उसमें क्या होगा? लास्ट मोल्टिंग के बाद उसमें विंग्स पैड की जगह क्या डेवलप हो जाएंगे बेटा? विंग्स। यस कि नो? तो यहां पे जाके अपना कॉकरोच वाला जो पोर्शन होता है वो हुआ कंप्लीट। कॉकरोच वाला पोर्शन जो हुआ बेटा वो हुआ
कंप्लीट। आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, जो भी बात कनेक्ट ना हो वो बात आप डाउट पैनल पे पूछिएगा। ध्यान रहे, पिछले कई सालों से क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी आते हैं। जो बात लेक्चर में मैंने नहीं पढ़ाई, इसका मतलब वो नीट एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। वहां आपको अपना टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। जितनी बात समझाई गई है, जितनी बात पढ़ाई गई है, वो सारी समझ में आनी चाहिए और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस लगने चाहिए। बस आप ये देख लीजिए, ठीक है? तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अपन जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।